जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में आज हम लोग को देखना है कि यानी हम लोगों ने मुस्लिम लीग तक कल देख लिया था, आज हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस देखेंगे। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज यानी कि गठन जो जितना भी किया गया है तो इन सबों को देखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन सबको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन प्लान कब घोषित किया था? तो ये किया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ठीक है, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तहत, ठीक है। इसमें था कि सबसे बड़ा दंगा कहाँ पर फैला था? तो ये नोवाखाली जो कि बंगाल में पड़ता है वहाँ फैला था, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग का नारा क्या था? मुस्लिम लीग का नारा था, इसमें था कि बांटो और आज़ाद करो नारा था, ठीक है। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने CR फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया, ठीक है। उसके बाद जब यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ भेजा गया था, उसे क्या करके भेजा गया था? इंग्लैंड से उसे बोला गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह दिया गया था कि वह भारत का यथासंभव हुए भारत को संयुक्त रखने के लिए सांप्रदायिक दंगों यानी कि भारत को संयुक्त रखे, लेकिन सांप्रदायिक दंगों से वह भी तंग आकर उन्होंने भी CR फार्मूला का ही समर्थन किया और इस प्रकार यानी कि बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींचा गया है रेड क्लिप, तो वो किसने खींचा था? तो ये था रेड क्लिप के नेतृत्व में ही खींचा गया था, नाम भी रेड क्लिप ही था, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप नामक विभाजन रेखा खींचा गया। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। पाकिस्तान का निर्माता पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। उसके बाद लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री भी थे। कौन? लियाकत अली, ठीक है। अगला देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का बताइएगा जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 23 अगस्त 1897 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? उड़ीसा यानी कि कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बताइएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस यही 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, ठीक है। उसके बाद इसके गुरु का नाम क्या था? यानी सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम CR दास थे, ठीक है। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा पास किया, किंतु 1921 ईस्वी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया इस पद से, ठीक है। उसके बाद फिर राजनीतिक में प्रवेश कर 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1938 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो त्रिपुरी में जब यानी कि कांग्रेस का चुनाव हो रहा था तो इसमें दो यानी प्रतिनिधि थे, एक थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरा था पट्टाभी सीतारामैया था, ठीक है। यानी कि 1939 ईस्वी में MP के स्थान पड़ता है एक जगह त्रिपुरी में, यानी कि यह चुनाव हो रहा था जिसमें कि अध्यक्ष बनाया गया था किसे? पट्टाभी सीतारामैया को। किंतु इस अधिवेशन में मतदाता द्वारा अध्यक्ष किसे चुना गया? यानी गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को रखा था और मतदाता के द्वारा, जनता के द्वारा किसे चुना गया? तो यह चुना गया सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, जिस कारण गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया था, ठीक है। कांग्रेस के इतिहासकार कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। वह कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो यह किया गया था 1939 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कांग्रेस के खाली पदों को किसने भरा था? जब यह विवाद हो गया था, सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया तो किसने भरा था इस खाली पद को? तो राजेंद्र प्रसाद ने भरा था, ठीक है। 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण सुभाष चंद्र बोस को जेल हो गया। सुभाष चंद्र बोस को जेल कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा हो गया और ये कहां चले गए? जर्मनी चले गए हिटलर से मिलने के लिए, ठीक है। हिटलर ने उन्हें कौन सी उपाधि दिया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था, ठीक है। जिन भारतीय सैनिकों को हिटलर बंदी बनाकर रखा था उन्हें ही सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग कहां से मिलता था?
तो ये जापान से मिलता था, ठीक है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को उपहार के रूप में दे दिया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम क्या रखा था? शहीद और स्वराज द्वीप रखा था, ठीक है। सिंगापुर में इन सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था? तो ये बुलाया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के बारे में 2-4 क्वेश्चन आता है, जैसे कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम इसका विचार, आजाद हिंद फौज का विचार किसके मन में आया था? तो यह आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था, यानी कि पूछा जाएगा अर्थात कि कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज था ही आजाद हिंद फौज, ठीक है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रास बिहारी बोस, ठीक है। यानी कि 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने। कप्तान के रूप में कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि आजाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। और आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक में रास बिहारी बोस, ठीक है। और वही पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? तो यह हो जाएगा मोहन सिंह, यानी कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया गया था? यानी 1943 ईस्वी में। कहां पर किया गया था? सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। उसको अपने नियंत्रण में कर लिया, यानी मणिपुर पर आक्रमण किया और उसे नियंत्रण कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जब जापान पर हमला किया था, यानी परमाणु बम गिरा था, तब सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान के फॉर्मोसा नामक स्थान के समीप सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना हो गई और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जापान सरकार ने इसकी मृत्यु की घोषणा कब की थी? यह किया था 22 अगस्त 1945 ईस्वी को किया था। इसकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज की सैनिक पर लाल किला में मुकदमा चला, जिसके वकील के रूप में कौन कौन थे? वकालत के रूप में इसमें किया था जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर, उसके बाद और एक था KN काटजू जैसे वकील थे, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखेंगे, अगला आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका अधिवेशन और कहाँ हुआ और किसने अध्यक्षता किया, ठीक है। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना अपने लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था। किसका? कांग्रेस का स्थापना। तो ये किसके समय में, किस गवर्नर जनरल के समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो हुआ था ये 1885 ईस्वी में कहां हुआ? बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी ने अध्यक्षता किया था। इसमें 72 सदस्य ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद अगला हुआ दूसरा, यानी कि 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में कहां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? 3 बार अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद अगला था कि 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। मद्रास में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, ठीक है। पूछा जाएगा कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाला? तो यही था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। उसके बाद अगला यानी चौथा हुआ 1888 ईस्वी में, जो कि कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूल ने किया था, यानी कि जॉर्ज यूल ने किया था, जो कि फर्स्ट अंग्रेजी अध्यक्ष था, यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था, ठीक है। उसके बाद फिर अगला हुआ, अगला जाके हुआ 1896 ईस्वी में, यानी इंपॉर्टेंट वाला हम लोग देख लेते हैं। सिर्फ 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था कब? तो ये इसी कलकत्ता अधिवेशन में, यानी 1896 ईस्वी में वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला हुआ 1905 ईस्वी में कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्षता 1905 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बनारस
बनारस में हुआ था। बनारस में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसी में स्वदेशी आंदोलन के बारे में कहा गया। ठीक है, उसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। या उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ। सूरत में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, इसी में यानी कि विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, यानी सूरत फुट कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1911 ईस्वी में कहां हुआ था? तो ये अधिवेशन तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वीसन नारायण ने किया था। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम जनगण मन जो गाया गया था यही कलकत्ता अधिवेशन था, जो कि 1911 वाला था। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था 1916 में? तो यह किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें यानी कि दोनों यानी गरम दल और नरम दल पुनः एक साथ मिल गए, साथ ही मुस्लिम लीग भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आया 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में ही हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1917 में एनी बेसेंट ने किया था। और पूछा जाएगा कि फर्स्ट महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किया था वह था एनी बेसेंट थी। ठीक है, उसके बाद 1918 ईस्वी में बंबई में हुआ। बंबई के हासन इमाम में हुआ था। इसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन पूछा जाए तो कब हो जाएगा? 1918। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछा जाए तो कब हो जाएगा? 1907 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला 1920 ईस्वी में जो कि नागपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? राघवाचारी ने किया था। और इसी में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ, यानी कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला 1922 ईस्वी में हुआ, तो जो कहां हुआ था? गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने किया था। और इसी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कब? 1922 ईस्वी में गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1923 ईस्वी में यानी कि कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम ने किया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो यही था अबुल कलाम। ठीक है, जो कि 1923 ईस्वी में दिल्ली में अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगला था 1924 में कहां हुआ था कांग्रेस अधिवेशन? बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में हुआ था। कानपुर में इसकी अध्यक्षता 1925 ईस्वी में किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो वो सरोजिनी नायडू कब किया था? 1925 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास ने किया था। इसी 1926 वाले कांग्रेस अधिवेशन में इसमें था कि खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था। किसको? सदस्य को, जो भी सदस्य था कांग्रेस का उसको खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद फिर 1929 ईस्वी में कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? नेहरू ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता नेहरू के द्वारा किया गया। अगला हुआ 1931 ईस्वी में कराची में हुआ। कराची में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पटेल ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें मूल अधिकार की मांग किया गया था। कब? 1931 के कराची अधिवेशन में। उसके बाद अगला हुआ 1937 ईस्वी में। 37 में यानी कि कहां हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1937 में नेहरू ने किया था, जो कि यानी एकमात्र अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था। तो वो कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर यानी 1937 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसी में राष्ट्रीय योजना समिति बना था। ठीक है, उसके बाद फिर 1939 ईस्वी में जो कि मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ, जिसमें कि जनता के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अपने तरफ से रखे थे, लेकिन यानी कि मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इसको यानी कि इस कांग्रेस अध्यक्षता को त्याग दिया। उसके बाद इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन हुआ। रामगढ़ में इसमें था कि अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता किया था, और सबसे लंबा चला था कौन? यही रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन में यह सबसे लंबा चला था। कब? 1946 तक चला था। उसके बाद 1946 ईस्वी में मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कांग्रेस मेरठ में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। ठीक है, और आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी ही थे। 1947 ईस्वी में दिल्ली में किसने अध्यक्षता किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो कि एक विशेष अधिवेशन था। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। कांग्रेस में विभाजन होकर दो भाग में बट गया। एक कामराज के नेतृत्व में आ गया, यानी ओल्ड कांग्रेस। ठीक है,
कामराज के नेतृत्व में और तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आर चला गया, यानी कि उसके बाद फिर चुनाव में आर कांग्रेस की जीत हो गई और ओल्ड कांग्रेस यानी कि अस्तित्वहीन हो गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कांग्रेस के स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन। तो कांग्रेस के स्थापना से पूर्व कुछ संगठन बने हैं, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ थे। कौन? लैंड होल्डर सोसाइटी के। उसके बाद अगला हुआ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1843 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन यानी कि थॉमसन थे। ठीक है, उसके बाद अगला हुआ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1851 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। ठीक है, अगला हुआ बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन कहाँ हुआ, कब हुआ? 1852 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे एसोसिएशन के यानी कि स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और इसकी यानी कि स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, उसके बाद पुनर्सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था? यह किया था एमजी रनाडे ने। ठीक है, उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। उसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी कि 1876 ईस्वी। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने अध्यक्षता यानी कि स्थापना किया था। उसके बाद फिर मद्रास महाजन सभा, जो कि कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और इसमें कौन था? सुब्रमण्यम अय्यर था, सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद आगे देख लेते हैं भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून जो था, अंग्रेजों ने स्वयं के लाभ को ध्यान में रखते हुए कई कानून बनाए थे, जिसमें से एक था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को किसने लाया था? किस गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्नवालिस ने लाया था। कब लाया था? 1793 ईस्वी में लाया था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में लागू था। यह भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर लागू था? अस्थाई बंदोबस्त 19% क्षेत्र पर। इसमें जमीन का मालिक कौन होता था? जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करता था, उस कर के 11 में से 10 भाग अंग्रेज ले लेता था और 1 भाग यानी कि 1/11 जमींदार को यानी कि रखने दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद जमींदारों को सूर्यास्त से पहले इसका हिसाब चुकाना पड़ता था। कौन? अस्थाई बंदोबस्त में। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? अन्य इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यास्त कानून के नाम से किसे जाना जाता है? अस्थाई बंदोबस्त को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आया रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की स्थापना किसने किया था? किस गवर्नर के समय में हुआ था? यह था टॉमस मुनरो के समय में। टॉमस मुनरो के समय कब हुआ था? 1820 ईस्वी में वो लाया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी। यह मुंबई, मद्रास तथा असम में लागू था। यह भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत पर लागू था? तो यह 51% पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसे दिया जाता था? तो रैयतवाड़ी में जमीन का मालिकाना हक किसानों के पास रहता था। किसानों को अपनी उपज का 35 से 55% तक टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, अगला महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था किसने लाया था? तो यह विलियम बेटिंग ने लाया था। कब? 1833 ईस्वी में लाया था। यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू था। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। कौन? महालवाड़ी। इसमें क्या था? जमीन का मालिकाना हक किसके पास रहता था? गांव को, यानी जमीन का मालिकाना हक गांव का होता था। गांव के मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स यानी कि टैक्स लगाता था। ठीक है, उसके बाद फिर अगला देख लेते हैं कि सबसे कठोर कानून सबसे कठोर कानून कौन था इन तीनों में से? अस्थाई बंदोबस्त यानी सबसे कठोर। और उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा लगा था? तो रैयतवाड़ी। और उसके बाद सबसे अधिक टैक्स किस पे लगता था? तो यह सबसे अधिक टैक्स महालवाड़ी पर लगता था। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था लागू किया था? टैक्स के लिए इजारेदारी प्रथा को लाया था। ठीक है, इसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदारी दे दी जाती थी। ठीक है, अगला था कि भारतीय उद्योग। भारतीय उद्योग के बारे में देखते हैं कि यानी कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई थी। भारतीय माल को जो कि इंग्लैंड में जाते थे उस पर अंग्रेज ने निर्यात कर लगा दिया था। यानी कि यहां से जो भी माल जाता था उस पर निर्यात कर लगा दिया गया था, जिस कारण से वस्तु इंग्लैंड में जाकर महंगा हो जाता था। ठीक है, उसके बाद
इंग्लैंड के लोग खरीदना नहीं चाहते थे। उसके बाद जब कोई वस्तु इंग्लैंड से यहाँ भारत आता था उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, ठीक है, जिस कारण से वह वस्तु सस्ता होता था और यहाँ के मार्केट में ज़्यादा बिकता था। तो इस कारण यहाँ के वस्तु का यानी कि मतलब यहाँ के वस्तु का वैल्यू गिर जाता था, यानी कि यहाँ के वस्तु का कीमत बहुत अधिक हो जाता था, जिसमें कि जैसे कि लखनऊ के छीट वाले वस्त्र जो था और ढाका के मलमल कपड़ा जो कि इंग्लैंड में बहुत ही मतलब प्रचलित था, लेकिन इसका दाम जाते जाते बढ़ जाता था यानी कि टैक्स के कारण। उसके बाद मजदूर संघ देख लेते हैं। मजदूर संघ भारत का पहला मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था, यानी भारत का पहला मजदूर संघ पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1884 ईस्वी में लोखंडे ने किया था, ठीक है। 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय तथा एमएन जोशी ने ऑल इंडिया यानी कि IATUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, लाला लाजपत राय और एमएन जोशी ने किया था, ठीक है। आगे चलकर एमएन जोशी इसे आगे यानी कि अगले एमएन जोशी इससे अलग हो गए और भारत के विषय में कहा जाता है, भारत के विषय में किसने कहा था कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया है, तो ये किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख नारा और वक्तव्य। जैसे कि बताइएगा कि सारे जहां से अच्छा किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने। वंदे मातरम किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ठीक है। उसके बाद फिर वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो यह दिया था दयानंद सरस्वती। उसके बाद जय जगत किसने नारा दिया था, विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ठीक है। उसके बाद मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी के प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की कील होगी, तो ये किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब किसने नारा दिया था, भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। हे राम किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था। आराम हराम है ये नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। उसके बाद पूर्ण स्वराज किसने यानी कि पूर्ण स्वराज के बारे में किसने कहा था, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अगला था कि हु लिव्स इन इंडिया डाइज, ये किसका नारा था, तो ये था जवाहरलाल नेहरू का था, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां, यानी कि कांग्रेस जब स्थापना हुआ था इस पे कुछ लोगों ने कुछ इस प्रकार से टिप्पणी किया, जैसे कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, यह किसने कहा था, यह डफरीन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद अगला है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। देशद्रोह संगठन कांग्रेस, यह किसने कहा था, तो यह करजन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद अगला था कि कांग्रेस में लोग पदों के भूखे हैं, यह किसने कहा था, यह कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद अगला है कि कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है, बरसाती मेढक की तरह टटरा यानी कि टटराने या चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी, यह किसने कहा था, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद यह वचन किसने कहा था कि कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, यह किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला है कि कांग्रेस अधिवेशन 3 दिनों का एक तमाशा है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था अश्वनी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद अगला है कि कांग्रेस में लोग केवल याचना यानी विनती करते हैं, यह किसने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, ठीक है। उसके बाद यह बात किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज पूरी जनता की आवाज नहीं है, तो यह कहा था फिरोज शाह मेहता ने कहा था। उसके बाद अगला बताइएगा कि यह किसने वचन दिया यानी कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूं, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, तो यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यानी कि समाधि स्थल, जैसे कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी की है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के। उसके बाद अभय घाट मोरारजी देसाई की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। उदय भूमि KR नारायणन, ठीक है। उसके बाद वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। और समता स्थल जगजीवन राम। चैत्र भूमि BR अम्बेडकर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कर भूमि शंकर दयाल शर्मा का है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कुछ पुस्तक देख लेते हैं, यानी कि प्राचीन काल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और आधुनिक वाला भी ले लेंगे, सबको एक ही साथ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बताइएगा पुस्तक बोलेंगे उसका लेखक बताइएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। महाभारत के वेद व्यास।
अर्थशास्त्र के चाणक्य या कौटिल्य। उसके बाद महाभाष्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है पतंजलि। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। उसके बाद स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, भास है। कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन है। कुमार संभवम किसकी रचना है, कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। विक्रमो उर्वशी ये कालिदास का है। ठीक है, मेघदूत कालिदास का। कुमार यानी रघुवंशम कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा है। बृहद संहिता बराहमिहिर ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। उसके बाद कथा सरित सागर किसने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है। उसके बाद किरतार्जुन्यम के लेखक भरवी है। 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखा गया। हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा। कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा। उसके बाद नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा। उसके बाद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखा गया। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। उसके बाद विक्रमांक देवचरित्र के लेखक कौन है, बिल्हन है। ठीक है, उसके बाद गीता गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है। फिर थवी राजरासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाई। उसके बाद राज तरंगनी के लेखक कौन है, कल्हन है। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं आधुनिक भारत के कुछ पुस्तक, जिसमें कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन जो कि साउथ अफ्रीका में लिखा था महात्मा गांधी ने, तो इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। अल हिलाल पत्रिका के लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इसके लेखक है एनी बेसेंट है। उसके बाद फिर इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आजाद है। उसके बाद अगला है कि बापू माई मदर के लेखक कौन है, मनु बहन गांधी है। ठीक है, उसके बाद गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। मराठी यानी मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, ये इसके लेखक कौन है, मराठा के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। उसके बाद मिरातुल अखबार जो कि पहला फारसी अखबार था, इसके संपादक कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो ये था राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष है। और वही डिवाइन लाइफ पूछा जाए तो इसका हो जाएगा शिवानंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि लाइफ डिवाइन हो गया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। ठीक है, उसके बाद फिर दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। देवी चौधरानी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इसके लेखक कौन है, डॉक्टर रफीक जकारिया है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड फादर इसके लेखक कौन है, दुर्गा दास है। उसके बाद अगला है कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है, वेलेंटाइन सिरोल है। उसके बाद इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। ए नेशनल इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय है। उसके बाद अगला है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है, ताराचंद है। ठीक है, अगला है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार इसके लेखक है के दत्ता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि द इंडियंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, बी.डी. सावरकर है। अगला है कि द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके लेखक कौन है, आर.सी. मजूमदार है। उसके बाद पूछा जाएगा तमस के लेखक कौन है, तो भीष्म सानी है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह है। उसके बाद भारत विभाजन के गुनाहगार के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया है। उसके बाद एक और पुस्तक पूछा जाएगा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो ये भी राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड एंड क्विक के लेखक कौन है, इसके लेखक है पेंडरले मून है, डिवाइड एंड क्विक। उसके बाद आगे देख लेते हैं सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उसके बाद बंदी जीवन किसने लिखा है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। उसके बाद सुबह आज़ादी फैज अहमद फैज। उसके बाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद पूछा जाएगा दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो गया। उसके बाद चित्रांगदा द कोर्ट डांसर साधना इसके लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है,
उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। ए पेसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर है। मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मियो है। अब भारत की खोज के लेखक कौन है? तो यह है आपका जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। उसके बाद इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है। उसके बाद कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद गोल्डन थ्रेशोल्ड पोयम के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू है। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका पुस्तक के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। ठीक है। उसके बाद गबन और गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है। उसके बाद अगला आपसे पूछा जाए कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद लीडर हिंदुस्तान अभ्युदय पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। उसके बाद बम्बई क्रॉनिकल पुस्तक के लेखक कौन है? फिरोज शाह मेहता है। उसके सर्च लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? उसके बाद इसका है सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। युगांतर के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र है। ठीक है। उसके बाद कॉमरेड के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। केसरी जो कि मराठा भाषा में लिखा गया था, इसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। उसके बाद प्रबुद्ध भारत के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। अगला है कि हिंदुस्तान टाइम्स के लेखक कौन है? KN पनिकर है। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तारकनाथ दास है। उसके बाद इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? मोतीलाल नेहरू। बंगाल गजट जो कि 1780 भारत का पहला समाचार पत्र था, इसके लेखक कौन है? बंगाल गजट के जेम्स हिक्की है। उसके बाद फिर अगला है कि बंगाली के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। अगला है कि एक्सेस इन इंडिया इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स के लेखक MG रनाडे है। उसके बाद आज का लास्ट है कि इंकलाब के लेखक कौन है? तो इसका है गुलाम हुसैन है। गुलाम हुसैन। इस प्रकार से आज हम लोग अपना सेशन को ख़त्म किया है। ठीक है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।